हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में जैसा कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है, हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए यानी कि एमसीक्यू। और टॉपिक है आपका भारतीय संविधान। इसका हमने आधारभूत संरचना ली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर के। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं और कुल क्वेश्चन आपके 75 के आसपास होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें दोस्तों। इससे पहले भी मैं आपको संविधान से संबंधित प्रश्न करा चुकी हूँ, लेकिन ये जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ कुछ नए तरह के प्रश्न हैं ये। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी मिरर पर आपको जो है बीए, एमए और पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, यूटेट सबसे संबंधित जितने भी विषय हिंदी के होते हैं उनसे संबंधित सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। और दोस्त जो हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी जो उनको नई नई वीडियो मिलती हैं उन सबको लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि क्वेश्चंस कुछ नई तरह के हैं, वीडियो जरूर देखें। और 75 के आसपास ये आपके प्रश्न जाने वाले हैं। और मुझे लगता है इनमें जितने भी आपके प्रश्न हैं 75 तो नहीं, लेकिन आपके 50 के मोस्टली प्रश्न जो हैं बिल्कुल एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के ही एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपका उत्तर होगा इसका। पहले प्रश्न का आपका उत्तर होगा कल्याणकारी राज्य। जो आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित की गई है कौन सी व्यवस्था, तो वह कहलाती है कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो बताना है इसमें प्रमुख स्रोत कौन सा है, राजनीतिक शक्ति का कौन है। तो सभी ने ये प्रश्न का उत्तर लगा लिया होगा। तो जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत होते हैं, प्रमुख जो स्रोत होते हैं वो भारत के लोग होते हैं, क्योंकि भारत के लोग ही चुनते हैं जो भी गद्दी पर बैठता है। जो है कोई से भी चुनाव हो, भारत के लोगों के हाथ में ही चुनाव होता है। राजनीतिक शक्ति किस तरह से उन्हीं के हाथ में है। चलिए, वैसे तो नेता चलाते हैं लेकिन शक्ति जो होती है वही होती है। संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संविधान सभा जिसमें देश का संविधान लिखा गया किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा 1946 में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? जो संविधान हमारा बन गया फिर उसके बाद वह पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। प्रश्न को ध्यान से सुने, लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, पारित में और लागू होने में बहुत अंतर है, तो पारित का आपको ध्यान रखना है। कभी आप जल्दी में हैं जो आंसर को गलत कर आए, तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है कि पारित का अलग बनता है आंसर और लागू होने का अलग बनता है आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें बताना है कि प्रारूप समिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जा रहे हैं दोस्तों, इनको नोट डाउन भी आप करते रहिए। ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है और ये आता ही है 90% आपके एग्ज़ाम में। तो ये बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर दोबारा से आ गया है, तो यहाँ 6 प्रश्न देखते हैं हम। 6 प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन से कारक विकासशील देशों में सरकार की भूमिका में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? कह रहे हैं कि ये जो विकास जो होता है, कौन से विकासशील देश जो सरकार में भूमिका निभाते हैं तो उसकी जो वृद्धि होती है वह कौन से जिम्मेदार हैं? तो इसमें ऑप्शन है आर्थिक नियोजन, लोगों की बढ़ती आशाएं, निजीकरण, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिलना। अभी कल्याणकारी राज्य के बारे में आप पढ़ चुके हो क्या होता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी 1, 2, 4, यानी कि जो 1 और 2 और 4 इसका आंसर सही है। ये जिम्मेदार होते हैं बढ़ोतरी के लिए।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इसका जो है नोट कर लीजिए इसको। ये प्रश्न जो है वो कह रही 90% ये भी आता है। जो आते हैं वो मैं आपको 100% कहूँगी कि ये आते हैं, इनको अच्छे से आप तैयार किए, रट डालिए बिल्कुल इनको प्रश्नों को, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लीजिए, इसका उत्तर 7वें का आपका हो जाएगा ए, 42वें संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न, एक संघीय प्रणाली में क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या होता है, कोई एक ही सही होगा। तो 8वें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, लिखित संविधान का होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न, एक संघीय राज्य में क्या होना आवश्यक है, वही 4 ऑप्शन में से, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक तो जरूर होगा, तो वह है आपका राज्य की केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संघीय राज्य क्या होता है, एक राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहीं पर सारी शक्तियाँ सीमित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह के प्रश्न के जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 10वें का उत्तर आपका है सी, कनाडा से, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर है बी होगा, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से मिली है नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ठीक है, संविधान में सम्मिलित करने की प्रेरणा, जो भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की सही प्रकृति को दर्शाता है। भारतीय संविधान की सही प्रकृति क्या है, एकात्मक है, संघीय है, संसदीय है, या रूप में संघीय और आत्म एकात्मक है। तो बताना है इसमें किस तरह का है, तो आपका डी आंसर सही जाएगा। इसमें रूप में संघीय है और आत्मा में एकात्मक है, यानी कि एक है बिल्कुल, वैसे संघीय है। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है। भारतीय संविधान पर इनमें से चारों में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो 12वें का आपका हो जाएगा, भारत सरकार का अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किस पर पड़ा, संविधान पर पड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर भी फिर ध्यान से दें। तो बताइए निकटता से अनुसरण किसका है, तो 13 का आपका हो जाएगा बी, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन की मतलब संवैधानिक प्रणाली है, ठीक है। इन चीज़ों को बड़े अच्छे से, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं, संवैधानिक प्रणाली कहाँ से, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया उसके अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार सभी बच्चों को पता है कि क्या है और कितने हैं। तो ये भारतीय संविधान द्वारा जब इसको अंतिम रूप दिया गया, तो इस समिति के गठन जब किया गया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 14 का आपका हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा देश द्वारा देश के लिए संविधान के निरूपण करने के लिए कितना समय लिया गया। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे कि रामायण को रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा, ऐसे ही संविधान सभा को द्वारा जो है निरूपण करने में कितना समय लगा। तो ये प्रश्न इस तरह के जरूर आते हैं। इस तरह का जो रामचरितमानस है वहाँ भी कुछ इसी तरह के 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन कुछ इसी तरह का वहाँ पर भी देखना आप इसका आंसर। तो यहाँ तो चलो संविधान चल रहा है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि उसको शामिल किया गया है, बताया गया है किस अनुसूची में भारतीय राज्य संघ होगा, ठीक है। तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम अनुसूची में। बहुत ही अच्छा प्रश्न, नोट कर लीजिए। भारत जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं कि सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किस शब्द में निहित है, वही शामिल है या उसमें निहित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 17 का 17 का ए, संविधान में क्या है जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी भावना पर आधारित है। देखिए संविधान के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं, नोट डाउन जरूर करते रहें। 18 का आपका ये प्रस्तावना, भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी भावना पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न निकल कर आया है ये, तो इसमें हमें बताना है कितने भागों में
बांटा गया है। तो आपको यहाँ बताना है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा आपका, वैसे तो इसमें सी है, ठीक है, सी होगा 25 भागों में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त आपका संविधान बना था उस वक्त ये 22 भागों में बटा था, लेकिन अब इसके 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, इनका प्रश्न जरूर बनता है। मौलिक कर्तव्य में से प्रश्न जरूर आते हैं, आपके नीति निर्देशक में से जरूर आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आप रट डाल लीजिए। आपके लगा प्रश्न का उत्तर होगा आपका 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में 14 में प्रयुक्त किए गए वाक्यांश कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी नोट डाउन करिए। इन चारों में से कोई एक ही सही जाएगा, तो कौन सा सही जाएगा, तो इसका सी सही जाएगा। देश का कानून सामान्य स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है, तो ये कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को चरितार्थ करता है। या तो उपरोक्त सभी होंगे या इनमें से कोई एक होगा। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 22 का डी, उपरोक्त सभी होंगे। इनको पढ़ लेना आप ध्यान से, कौन कौन से हैं धर्मनिरपेक्ष चरितार्थ को चरितार्थ करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की बात की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसको। तो इसमें बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो 23 का आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय एकीकरण रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए आधिकारिक मानक प्राथमिक स्रोत का विशेष दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो आधिकारिक मानक प्राथमिक स्रोत हैं उनका विशेष दर्जा किसको प्राप्त है। तो इसमें बताइए किसको प्राप्त है। आपने सोच लिया होगा कि जो सी हिंदी भाषा के विकास के लिए किसको दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपकी जो हमारी जो भाषा है, जो पहले से ही सभी भाषाओं की आदि जननी है, वह संस्कृत को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाषा जो है अभी तक कोई भाषा नहीं है हमारे देश की। राजभाषा जरूर है हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है, ये आप हिंदी में अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, BA MA सभी के जो कंटेंट में ये टॉपिक डला हुआ है भाषा से संबंधित, आप BA MA में कहीं से भी ये कंटेंट उठाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुना है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अच्छा है, तो ये प्रश्न ही बहुत अच्छा है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो 26 का आपका हो जाएगा बी, गुजरात ने। हमारे देश के लिए कितनी मतलब ये बात कहनी चाहिए कि अच्छी नहीं है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आज भी इतनी आज़ादी के बाद भी, इतने सालों के बाद भी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न ये भी आपका आ सकता है। तो 27 का आपका आ जाएगा बी, 2009 में, यानी कि 2009 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को सरकारी भाषा का विशेष स्थान प्राप्त है। किस भाषा को सरकारी भाषा का विशेष स्थान प्राप्त है। तो 28 का आपका सी, हिंदी। साथ में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में यह स्थान प्राप्त है। हिंदी को प्राप्त तो है, लेकिन साथ में अंग्रेजी भी होनी चाहिए। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। और ये संविधान में ये भाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आप ये मत ना समझना कि ये भाषा से संबंधित प्रश्न है, लेकिन ये संविधान में आते ही आते हैं प्रश्न इस तरह के। तो आपका 29 का उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 343 यानी कि 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा विशेष स्थान दिया गया है। तो आपका 30 का उत्तर हो जाएगा ए, तमिल को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें, शास्त्रीय भाषा का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओडिया को फरवरी 2014 में शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया था। अब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान
दिया जा चुका है। ये भी प्रश्न आप नोट डाउन करें तो आपका डी हो जाएगा। 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान, एक आपको पता चल गई है तमिल। बाकी आप बताइए कौन सी होंगी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी वर्णित है, तो बताइए कितनी वर्णित है। सभी को पता है मौलिक कर्तव्य 11 हैं और जो आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकार आ गए, वहाँ पर आपके कर्तव्य आ गए। जब आप कर्तव्य निभाएंगे तभी तो आपको अधिकार मिलेंगे, और आप अधिकार मांगने लगे और कर्तव्य आप पूरे न करें तो बात तो सही नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका उत्तर है आपका बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है जरूर ये प्रश्न आपका। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, 25 से 28। ठीक है, निम्नलिखित में से किन विषयों पर भारतीय संविधान आश्वासन नहीं देता है। तो यहाँ पर 4 एक के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई ऐसा है कि जिसका भारतीय संविधान आपको आश्वासन नहीं देता है, बाकी 3 का देता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण और बेचने का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है अब। 36 का अब हो गया है ये एक कानूनी अधिकार। लेकिन दोस्तों अब ये कानूनी अधिकार अभी बना है कुछ साल पहले ही, लेकिन उससे पहले जो संपत्ति का अधिकार था किस तरह का अधिकार था, संवैधानिक था या मौलिक था, किस तरह का था। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका 2005 में आ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 37 का सीधा सीधा आपको पता है कि ये वाला मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का, शोषण के विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया है। देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहले जो था आपका जो है कानूनी अधिकार अभी बना है, संपत्ति का अधिकार पहले ये था आपके संविधान में। तो आपका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसको क्या बना दिया गया। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन और अनुरक्षण करने संबंधी रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो ये रिट जारी करने का जो अधिकार है तो ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए कि किसके पास होता है, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कैसे की जा सकती है। तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है। एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, तो इसमें बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन के साथ संबंधित है। तो बताइए कौन सा अधिकार इसके साथ संबंधित है। तो आपको लिए बता दें कि इसमें जो आपका उत्तर होगा समानता के अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन के साथ संबंधित है, समानता का अधिकार। ठीक है, इसको प्रश्न को जरा ध्यान से समझें और इसको जरूर करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो 42 का आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आपात स्थिति में। और दोस्तों कितनी बार ऐसे किया गया है, अगर किया गया है तो बताइए, नहीं किया गया है तो तब भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो अगले प्रश्न का इसका उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसको आप पढ़ लेना। इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से किस तरह से अलग माने जाते हैं। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो सारों तो नहीं है, लेकिन एक तो है सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि अधिकार जो है परिवर्तनीय
हैं। जो सिद्धांत एक बार बन गया उसको आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिकार में परिवर्तन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? तो बताइए 46 का आपका हो जाएगा ये राजाज्ञा। ठीक है, राज की आज्ञा, राजा की आज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी रिट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है? तो 47 का आपका उत्तर डी, उपरोक्त सभी को, बंदी, प्रत्यक्षकरण भी, परमादेश भी और निषेध भी। ठीक है, इन सबको रिट मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में संशोधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जब संशोधन होता है कोई तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हमारे संविधान में संशोधन जब होते हैं तो, और आपको पता है कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं? पता है आप लोगों को संशोधन कितने हो चुके हैं अभी तक और कितने हमारे यहाँ अनुच्छेद हैं? ठीक है, 49 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 368 के अंतर्गत आता है। क्या संशोधन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप संशोधन कर सकते हो कैसे भी, कभी भी। भाषाओं को लेकर भी संशोधन हुए हैं अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से संविधान में वर्णित किन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य वितरणात्मक न्याय है? ठीक है, तो बताइए 50 का उत्तर आपका बी, 38 से लेकर 39 तक, यानी कि 38 से 39 तक। अगर केंद्र और किसी राज्य में समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू किया जाएगा? आप कोई बात बता रहे हो और वो राज्य को भी नहीं पता है और जो है केंद्र भी उसमें आपस में जो है भिड़ाव हो रहे हैं, टकराव हो रहा है, तो फिर किसका मान्य होगा? तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, केंद्र का कानून माना जाएगा। ठीक है, हेड तो खैर हेड ही होता है भाई। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया? तो बताइए 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी आर मेहता समिति 1957 ने क्या किया? इन्होंने, इस समिति ने सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया था। ध्यान से पढ़ लीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसने किया? बी आर मेहता समिति। सारा प्रश्न मत पढ़ा कीजिए, सिर्फ जो मेन इसमें बात है उसको अंडरलाइन कीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची मिलानी है। ठीक है, अनुसूची, इधर विषय दिए गए, कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है? इसका उत्तर हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी। इसको आप मैच करना, A1, ये सीधा सीधा ये है। ठीक है, 1 2 3 4 सब आमने सामने ही है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? अगर वो भारत में आवेदन करेगा तो भारत में पहले कितने दिन रहेगा तब उसको ये मान्यता प्राप्त होगी? तो आपका 55 का उत्तर हो जाएगा ए, 5 वर्ष या कम से कम यहाँ रहेगा तब उसको क्या मिलेगी? नागरिकता प्राप्त होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य के तत्व होते हैं, ये पॉलिटिकल वाले में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो 3 तो आपको मालूम पड़ी जाएंगे आज, और एक नहीं मालूम, जो नहीं मालूम है उनको आप देखना। 56 का आपका हो जाएगा डी, लोकतंत्र नहीं है। बाकी जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र, ये सब राज्य के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, 1942 में, आप प्रश्न को अच्छे से समझिए, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा तो ये जो है युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 57 का आपका हो जाएगा डी, क्रिप्स इंडिया मिशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना दिए जाने में क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं? जो संविधान में प्रस्तावना है उसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? तो इसका आपका 58 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी उसके उद्देश्य रहे हैं। क्या क्या? संविधान कब क्रियान्वित हुआ की जानकारी, प्रस्तावना में वांछनीय आदर्शों की जानकारी, प्रस्तावना में सरकार की व्यवस्था की जानकारी, प्रस्तावना में सत्ता के स्रोत की जानकारी, प्रस्तावना में ये इसके प्रयोजन सिद्ध होने के यानी के उद्देश्य थे प्रस्तावना के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है? विकल्प भारतीय संविधान के संदर्भ में 4 है, कौन सा इसमें से कहा जा सकता है? ये हमने शायद अभी पढ़ा था ऊपर, अगर आपको याद हो तो उत्तर वही है, सेम वही है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? बड़ा खराब काम किया था। ठीक है,
तो उन्होंने भाग नहीं लिया था उस वक्त। तो 60 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, हैदराबाद ने ये बाद में मिल इसको जो है क्या किया गया था, मिलाया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया। 395 के द्वारा किन अधिनियमों को भारत के संविधान में, ठीक है। तो 161 का आपका हो जाएगा ए, इसमें शायद ऑप्शंस है, कूट है, तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला आपका उत्तर है, इसको बाद में आप मैच कर लेना। अगला प्रश्न है 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। लेकिन इसमें जो है आपका 1, 2, 3 है, तो चौथा मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था। मौलिक अधिकार अभी आपको बताए थे कि कौन सा था, कौन सा उत्तर था, ये 62 का आपका बी सही है, चौथा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये भी प्रश्न 63 कुछ इसी तरह का बन रहा है आपका। तो इसमें जो आपका कूट का होगा ए सही है, 1 और 2 सही है, किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती केस में दिए गए निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें स्थापित है। अब ये हम पढ़कर आए थे अभी ऊपर, लेकिन वहाँ दूसरी तरह से ये प्रश्न आया था और यहाँ पर ये दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। देखिए एक ही प्रश्न कितने तरीके से पूछा जाता है। तो उद्देशिका, जो उद्देशिका है, तो वहाँ पर इसका स्थापित है ना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर ये उद्देशिका किसको बोला गया बताइए आप, ठीक है। ये अभी अभी पढ़कर आए हैं, उसके बारे में हम ऊपर, उसको दूसरा नाम भी उसका यही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि हर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो, ठीक है, ये कहा गया है, लेकिन है नहीं है। तो 66 का आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 66 का आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत, 350 ए के अंतर्गत भारत के संविधान के प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से ही संबंधित हैं। तो इसमें बताना है केवल नागरिकों से संबंधित है, कूट दिया गया है। तो 67 में आपको बता देते हैं 1, 3, 4, यानी कि 1, 3, 4 ही नागरिकों से संबंधित है। थोड़ा इनके बारे में हम आपको बता देते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में। ये जो संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, तो नोट कर सकते हो आप। और अनुच्छेद अभी आपने पढ़ा भी था, अनुच्छेद जो 12 से 35 तक, यानी कि 12 से लेकर 35 तक संविधान के जो मौलिक अधिकार है वहाँ पर ये हैं, 12 से लेकर 35 में अनुच्छेद में। और दूसरी बात ये कि इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, ये भी आप नोट कर लें। कभी कभी प्रश्न आपका बन जाता है कि मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, तो आप बता सकते हैं जो मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, उनको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, ठीक है। और भाग 3 में है ये। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। थोड़ा सा 32 के बारे में आपको बता देते हैं। इसको संवैधानिक विचारों का अधिकार भी कहा गया है, ठीक है, इसको संवैधानिक विचारों का अधिकार भी कहा गया है। किसको, अनुच्छेद 32 को, विचारों का अधिकार। अब ये किसने कहा है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। ये कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, और इसको जो है संविधान की आत्मा उन्होंने ही कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। चलिए इसके हम पहले देख लेते हैं कि संबंध में सही नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो 68 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा, यह इसका सही नहीं है, बाकी इसके सब ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो ये थोड़ा सा हम पढ़कर आए हैं ऊपर, तो आपको वैसे उत्तर बता दूं पहले इसका उत्तर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है।
तो प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर, जब आपने, अगर उसका कोई कसूर ही नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, आपने उसे गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये प्रश्न मैंने अच्छे से समझा और आपको समझ में आया भी होगा क्या है इसके बारे में, क्या बताएं आपको। ठीक है, रिट याचिका के अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। और ये जो रिट के बारे में, यहाँ ये शब्द पहले भी ऊपर प्रश्न आया था रिट के बारे में, तो ये रिट है क्या? इसके जो है 5 भाग हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और आपकी ये दूसरी है परमादेश, फिर तीसरी है आपकी उत्प्रेक्षण। ठीक है, और इसमें प्रतिशोध लेख भी आता है और अधिकार का प्रच्छा ये भी आता है। ये 5 है। एक मैं आपको बता देती हूँ, परमादेश हो गया आपका, और एक इसमें नहीं है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। एक है, होता है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध लेख, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और एक ये हो गया आपका, और एक होता है प्रच्छा लेख, ये हो गया अधिकार प्रच्छा लेख आपका। ठीक है, 5 हो गई आपकी पूरी। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाई ये तो सब है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो है ये तो नहीं हो सकता, 70 का है ना, डी। तो सीधा सीधा आंसर आपको पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो सीधा सीधा उत्तर देखते हैं। ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? नहीं रखती, नहीं रखती है। ठीक है, संबंध रखती है, बताना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करता है? तो इसमें कूट है, तो कौन सा कूट इसका सही होगा? तो इसका कूट आपका होगा सी, केवल 1 और 2। तो ये आप मैच कर लेना, क्या क्यों खो देता है अपनी, वो किस कारण से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो? तो 74 का आपका हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लास्ट वाले प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर नोट डाउन करें और अच्छे से इनको रट भी लें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है किस तरह का है? भारत भारतीय संविधान के अनुसार, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है और समाजवादी गणराज्य, ये तीनों चीज़ हमारा भारत है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का। ठीक है, 77 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो संसदीय स्वरूप की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है? यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण हमें बताना है, कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद की संप्रभुता। बहुत अच्छा प्रश्न है, अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में आपसे दूसरे तरीके से। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो संसदीय स्वरूप की जो सरकार है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कि संसद की संप्रभुता है। चलिए, इस तरह से आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कहा था कि 75 के आसपास है, थोड़ा बीच में से हटा दिए गए हैं, तो ये 78 नंबर है। तो इस तरह से आपके 75 के आसपास ये प्रश्न है, और मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैंने इस पर बहुत मेहनत भी की है और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक।